अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था चैप्टर अतिथि देवो भव। आज हम उसकी अभ्यासमाला को हल करेंगे। अभ्यासमाला को हल करने से पहले अपने अध्याय का एक बार दोहरान कर लेते हैं। बच्चों, जो हमारा अध्याय था उसमें उसके लेखक देवेंद्र शर्मा जी ने ये कहा है और उसमें अतिथि के सत्कार के बारे में बताया गया है कि हम प्राचीन काल से पुराणों में सुनते आए हैं या हम अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते आए हैं कि अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। लेकिन पुराने ज़माने की परिस्थितियाँ कुछ और थी और आजकल की परिस्थिति कुछ और है। पहले जो है सारा मिलजुल कर परिवार रहता था, संयुक्त परिवार रहते थे। आजकल एकल प्रणाली चल पड़ी है। पहले के लोग जो है वो अतिथि को देवता मानकर उसका बहुत आव सत्कार करते थे, क्योंकि पहले यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे तो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी छठे चौमासे ही आया करते थे। लेकिन आजकल की व्यस्तता भरी जिंदगी में जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ गए हैं, आने जाने की सुविधाएं सुलभ हो गई हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके घर कोई अतिथि आए। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक एक मशीन की तरह मकड़ी के जाल में फंसा रहता है। उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी समय दे सके, तो वो अतिथि का सत्कार कैसे करेगा। इसी प्रकार जो लेखक हैं उन्होंने कहा है, लेकिन बच्चों, चाहे आप जीवन में कितने भी व्यस्त रहें, हमेशा अपने घर के द्वार पर आने वाले अतिथि को देवता के समान ही हमें आदर सम्मान देना चाहिए। तो अब हम हल करते हैं इसकी अभ्यासमाला को। तो अभ्यासमाला में सबसे पहले हम हल करेंगे बच्चों मौखिक प्रश्न, जिसमें हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक जो है वो बचपन से क्या सुनता आया है। तो यहाँ सिर्फ लेखक ही नहीं, हम भी जानते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े भी जो कह रहे हैं या हमने भी सुना होगा कि अतिथि जो है उसको देवता के समान माना गया है। तो हम जो उक्ति सुनते आए हैं वही उक्ति इसमें उत्तर होगी और वो है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अब जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि लेखक जो है वो ये क्या अतिथि के समानांतर उसने अपने मन से कौन सा शब्द गढ़ लिया था। तो वो शब्द था असमय, यानी असमय, जिसके आने का समय ज्ञात ना हो। तो अतिथि का भी वही मतलब था, तो उन्होंने अपने मन से जो शब्द गढ़ा था वो था असमय। हमारा तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने किसे जान खा लेने वाला बताया है, जान खाने वाला कहा है। तो आपके हिसाब से भी बच्चों लेखक ने किसे कहा होगा? असमय आने वाले अतिथियों को, जो कि बिना समय बताए या बिना सूचना दिए अचानक से आ जाते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर होगा असमय आने वाले अतिथि। असमय आने वाले अतिथि को जो लेखक है उन्होंने जान खाने वाला बताया है। तो इस तरीके से हमारे मौखिक प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है सही विकल्प का निशान लगाएं। जितनी भी अभ्यास वाला अभी तक हमने की है, तो बच्चों आप ये तो जान ही गए होंगे कि जो सही विकल्प वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो अभ्यास होता है, वो सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि हमें विकल्प दिए जाते हैं और उन्हीं में से हमें अपने उत्तर को चुनना होता है। तो जो हमारा सही विकल्प का पहला प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि किसका यश आज भी अक्षुण्ण है। मतलब आज भी ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसका जो यश है, यानी जिसकी कीर्ति जो है, जिसकी किंवदंती है, जिसने ऐसा कोई काम कर दिया जो आज भी अग्रणीय है, यानी आज भी उसे याद किया जाता है उसके उस काम के लिए। तो हमें जो है उसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि राजा मोरध्वज, राजा सत्यजीत और राजा रामगुप्त। तो हमारा सही उत्तर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज। इस तरीके से हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि पहले के ज़माने जब अतिथि आया करते थे तो वो कब कृपा करते थे, यानी अतिथि कब कृपा करते थे, यानी किसी के घर जाना वो भी कृपा कहलाता था कि कब हमसे कोई प्रसन्न होगा और कब हमारे घर आएगा। तो पहले के अतिथि जो थे वो
उसका जो हमारा सही विकल्प है वो होगा छठे चौमासे, जो कि हमारा दूसरा विकल्प है। और ये छठे चौमासे क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि पहले यातायात के साधन इतने उपलब्ध नहीं थे। लोग जो है दूर दूर की यात्राएं भी या तो पैदल या घोड़े पर बैठकर किया करते थे। तो इसलिए पहले जो अतिथि है वो आपके घर छठे चौमासे आया करते थे। तो इसका उत्तर हमारा दूसरा सही है, छठे चौमासे। महीने साल में 2 बार या 3 बार, 6 महीने बाद, इस तरीके से। फिर है लेखक कांपता है। लेखक किससे कांपता है? किससे कांपता है लेखक? क्योंकि लेखक खुद भी तो एक कामकाजी व्यक्ति है। आजकल किसी को भी फुर्सत नहीं है, तो उससे भी फुर्सत नहीं है, इसलिए वो भी कांपता है। तो किससे कांपता है? असमय आए अतिथियों से। असमय आए अतिथियों से। अतिथियों से। तो इस प्रकार हमने हमारी सही विकल्प के जो प्रश्न थे उनको हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसका जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों कि जो रिक्त स्थान होते हैं वो चैप्टर का जो वाक्य है, सेंटेंस जो है वो किसी भी पैराग्राफ में से एक वाक्य ले लिया जाता है। तो इसीलिए चैप्टर को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जो हमारा पहला रिक्त स्थान है वो है कि बचपन से सुना था। बचपन से सुना था। फिर उसके आगे है बुढ़ा होने पर पढ़ा कि डैश। अब इसमें आएगा अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। ये हमारा फिलअप्स कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिक्त स्थान की तरफ, जो कि है आजकल डैश और दिखाने के कई साधन हैं। दिखाने के कई साधन हैं। तो कई साधन है दिखाने के, तो वो क्या होगा? बड़प्पन। बड़प्पन दिखाने के कई साधन हैं। फिर तीसरा है हमारा रिक्त स्थान, वो है कि ऐसी स्थिति में जब कोई आता है, ऐसी स्थिति में जब कोई आता है, ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः डैश हो उठता है। यानी इसमें जो हमारा आएगा फिलअप्स वो है हृदय शंकाकुल। यानी असमय यदि आपके घर कोई आ जाए तो आपको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आप सब कामकाजी व्यक्ति हैं, तो आपको अपने समय का विभाजन उसके अनुसार करना पड़ता है। तो हम बात करेंगे अब हमारे चौथे रिक्त स्थान की तरफ। जैसे यूं डैश से एक छोटा मोटा काम भी है। ये यों से एक छोटा मोटा काम, बीच में यहाँ पे छूट गया है वो आप लिख लीजिए। दूसरा भी है, यों से एक छोटा मोटा काम, तो दूसरा भी है। आदर सत्कार से एक छोटा मोटा काम दूसरा भी है। अब है कि
देश का अंतिम सप्ताह भी है। तो किसका अंतिम सप्ताह होता है? महीने का। यानी लेखक के घर जब कोई आने वाला है तो ये महीने का अंतिम सप्ताह भी है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में आपको दो कॉलम दिए जाते हैं, दो आमने सामने, उनको आपस में आपको मैच करना होता है। तो इसमें हमारे जो दो कॉलम है, सही मिलान कीजिए, पहले हम लिख लेते हैं सही मिलान कीजिए, जिसमें हमारा क पोर्शन और ये दूसरा ख पोर्शन। इसमें हमें जो शब्द दिए गए हैं वो है महाभारत, वेद व्यास, वेद व्यास, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और हमारा जो लास्ट है वो है मोर ध्वज। तो हमें यहाँ पर इसके उल्टे सीधे शब्द जो हैं वो दिए होते हैं, उनको हमें सही से मिलान करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचयिता। फिर दूसरा दिया गया है एक युक्ति कह सकते हैं या एक उक्ति कह सकते हैं, एक पद कह सकते हैं, एक उक्ति, एक ग्रंथ और एक राजा। तो इस तरीके से हमें इसको सही मैच करना है। तो महाभारत क्या है? एक ग्रंथ है, तो इसलिए ये नंबर 1। वेद व्यास क्या है? महाभारत के रचयिता है, तो ये नंबर 2 हो गया। फिर है अतिथि देवो भव, ये क्या है? एक उक्ति है जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। और फिर मोर ध्वज जो है वो सही ऑप्शन है हमारा नंबर 4, एक राजा। मोर ध्वज ऐसे राजा थे जिन्होंने अतिथि सत्कार में कमी ना आए, इसलिए उन्होंने अपने ही पुत्र का वध अपने हाथों से किया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर, तो सबसे पहला प्रश्न 1 हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न हम बुक में से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आजकल बड़प्पन दिखाने के लिए लोग क्या कहते हैं, हमें वो लिखना है। तो आजकल क्या कहते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल, लोग कहते हैं कि आजकल मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे खाने की भी फुर्सत नहीं है। खाने की भी फुर्सत नहीं है, व्यस्तता के बारे में सब परेशान हैं और कहते हैं कि क्या बताऊं। आजकल नहीं, हम लिखते हैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, यानी अपनी व्यस्तता के कारण वो लोग कहते हैं कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक का समय नहीं है, मेरी तो नींद और चैन भी हराम है। नींद और चैन हराम है। तो ये सब आज के जो लोग हैं वो कहते हैं। इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया पूरा। अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे हम। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 2 है वो हमसे पूछा गया है कि किस स्थिति में लेखक का हृदय शंकाकुल हो उठता है। सॉरी, तो इसमें उत्तर आएगा कि जब कोई अतिथि असमय आ जाता है तो
लेखक का हृदय शंकाकुल हो उठता है। ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। अब हम लिखते हैं हमारा उत्तर 3, जो हमसे पूछा गया है कि पहले अतिथि छठे चौमासे ही क्यों आया करते थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि पहले के जमाने में यातायात के साधन सुलभ नहीं थे, इसलिए जो है वो छठे चौमासे आया करते थे। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल की परिस्थितियों में किन किन चीजों के अभाव की चर्चा लेखक ने की है। उत्तर 4। तो आजकल के जो अभाव है उसके बारे में लेखक ने ये चर्चा की है कि आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेखक के किसी के भी पास आजकल इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी है कि उसमें किसी के भी पास समय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि समय का अभाव है। और दूसरा, लेखक के अनुसार आधुनिक समय में लोगों के पास समय का अभाव है और पर्याप्त धन भी नहीं है। महंगाई जो है, महंगाई के कारण आजकल उनके पास जो है इतना भी धन नहीं है कि वे अपने बच्चों को ही अच्छे से खिला सकें, तो वो किसी और को क्या खिलाएंगे। तो समय का अभाव है, पर्याप्त धन भी नहीं है और पर्याप्त स्थान भी नहीं है। स्थान भी नहीं है, यानी आधुनिक समय में लोगों के पास समय भी नहीं है व्यक्ति को खर्च करने के लिए, पर्याप्त धन भी नहीं है, तीसरा है पर्याप्त स्थान भी नहीं है। अब एक फ्लैट के कमरे में पहले से अगर 4-5 लोग रह रहे हैं तो अब उसमें और व्यक्ति आप कैसे रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने हमारी ये अभ्यास माला को हल कर दिया। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जो हमसे पूछे गए हैं, उसको हम हल कर लेते हैं। जैसे इसमें हमसे ये कहा गया है कि इस पाठ में आए हुए कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम आगत शब्द कहते हैं, या फिर मानक वर्तनी से उनका क्या अर्थ है। वर्तनी के अनुसार वो जो शब्द इसमें आए हैं उनका प्रचलित रूप क्या है और मानक स्वरूप क्या है। तो बच्चों, हमारा इसमें सबसे पहले जो शब्द आया है आगंतुक। आगंतुक जो है, ये वाला जो शब्द है आगंतुक, ये हमारी मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द है। जबकि अगर हम इसका प्रचलित रूप देखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, आगंतुक। इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। इसी तरीके से इसमें एक और आया है शब्द ग्रंथ। इसको भी आजकल इस तरीके से भी लिखने लगे हैं लोग। जो ये बिंदी होती है, हमारे अनुस्वार की जो मात्रा होती है, उसको आधा नाम में भी प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें तो पहले जो लिखा जाता था वो था खाद्यान्न, खाद्यान्न, है ना। खाद्यान्न मतलब खाने की वस्तु। लेकिन अब इसे हम किस तरह से लिखने लगे हैं, खाद्यान्न, यानी
जो धा जो है उसको हम प्रयोग करने लगे हैं, खाद्यान्न। तो बच्चों ये है हमारी मानक वर्तनी यानी मान्यता प्राप्त, और ये है हमारी प्रचलित वर्तनी। और इसमें कई ऐसे शब्द भी हैं जो हमारे विदेशी भाषाओं से भी इस अध्याय में आए हैं। जैसे एक शब्द आपने कठिन शब्दों में देखा था, इजाद। तो इजाद का मतलब होता है खोज करना, वो क्या है, फारसी शब्द है। इसी तरीके से आया है फ्लैट। फ्लैट शब्द जो है वो आजकल बहुत प्रचलन में है, और ये हिंदी भाषा का नहीं है बल्कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी तरह से आया है नाज। नाज जो शब्द है वो भी उर्दू फारसी का है, जिसका अर्थ होता है अपने ऊपर घमंड करना। इसी तरीके से इसमें एक शब्द और है बाजार। बाजार भी जो शब्द है वो उर्दू और फारसी के शब्दों से आया है। बच्चों हमेशा याद रखिए कि जिस ज वाले वर्ण के नीचे ये बिंदु लगा हो, तो ये इस वर्ण से जो भी शब्द बनेगा वो हमेशा उर्दू या फारसी का ही होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज हमारे इस अध्याय की अभ्यासमाला को हल किया। मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप फिर भी उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।